नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा 9th क्लास के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोगों ने दो जो जलवायु अध्याय का दो अलग अलग खंडों में वितरण करके अध्ययन कर लिया। अब तीसरे भाग में हम लोग आज देखेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो उसमें पहला कारक है अक्षांश। चूंकि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उसके ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इस तरह हम देखते हैं भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु का भाग है, जबकि उसका उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का भाग है। तो दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग ठंडा होता है और दक्षिणी भाग गर्म होता है। दूसरा हम देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई का क्या तात्पर्य है जलवायु के क्षेत्र में? तो हम देखते हैं कि भारतीय जलवायु ऊंचाई से भी प्रभावित होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तापमान घटते जाता है। इसका असर यह होता है कि हिमालय क्षेत्र जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, उसके महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि तटीय मैदानी क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 30 से 150 मीटर तक है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यह होता है कि हिमालय क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां ऊंचाई बढ़ने के कारण दाब बढ़ जाता है और उस परिप्रेक्ष्य में वहां ठंडी हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इधर से उत्तर पूर्व हवा चलती है स्थल की ओर, और स्थल की ओर चलने वाली हवा से बारिश नहीं होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला हमें जो उत्तर से चलने वाली साइबेरियन हवाओं से, बर्फीली हवाओं से रोककर हमें ठंडी से भी बचाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो हिंद महासागर से उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है, तो यह हिमालय पर्वतमाला ही उसे रोककर भारत में पुनः लौटा के और बारिश करने में सहयोग करता है, जिससे अच्छी बारिश होती है। तीसरा इसका है वायुदाब और पवन। वायुदाब और पवन का काफी महत्व है। वायुदाब और पवन के कारण ही भारतीय जलवायु एक विशिष्ट जलवायु के रूप में सामने हमारी आती है। चूंकि भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं चलती है उससे कम बारिश होती है। चूंकि हम देखते हैं कि मकर रेखा से जो एक उच्च वायुदाब क्षेत्र है, निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जो चलती हैं, गर्मियों के दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब हो जाता है। तो इधर से हवाएं जो चलती हैं उससे विषुवत रेखा को पार करने के बाद यह फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा का रूप ले लेती है और भारत में प्रवेश करती है, जिससे काफी वर्षा होती है। अब हम देखते हैं कि सर्दियों के समय में कर्क रेखा पर सूर्य की प्रभाव कम पड़ता है बनिस्पत मकर रेखा की तुलना में है। चूंकि सर्दियों में मकर रेखा की ओर सूर्य अग्रसर रहता है, तो हमारे यहाँ से उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है और इधर से पवनें चलती हैं, जिससे यह उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं हैं, यह स्थल की ओर से चलती हैं, तो इससे कम बारिश होता है। इस का प्रभाव हम जेट स्ट्रीम में समझेंगे। जेट धाराएं क्या हैं? तो जेट धाराएं 27 डिग्री से और 30 डिग्री के
उत्तरी अक्षांश के बीच चलने वाली एक प्रकार की पवन है जो कोरियोलिस बल कहें, जो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्पन्न होती है। और फेरल के नियम के अनुसार जब ये हवाएं मकर रेखा की ओर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद या विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। ये धाराएं पुनः हम देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश में 27 से 30 डिग्री के बीच चला करती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट हवा के नाम से जानते हैं। ये धाराएं हिमालय के दक्षिणी छोर को पार करके चलती है, जिससे कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देती है। और गर्मियों के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जब चमकता है तो ये पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तरी छोर की ओर खिसक जाती है और तब अन्य पूर्वी जेट धाराएं जो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी अक्षांश जो 14 डिग्री के आसपास होती है वहां इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाता है। तो इससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में तूफानी हवाओं के साथ वर्षा भी होती है। ऐसी स्थिति बनाने में वायु दाब और पवनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है भारतीय जलवायु में। फिर चौथा हम देखते हैं जल और स्थल का वितरण। तो भारत में जल और स्थल का वितरण काफी असमान है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत जो समुद्र से काफी निकट है, मीन्स कहें हम हिंद महासागर के निकट है, तो वहां पे हम जानते हैं समुद्र का पानी या जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए यहाँ पर तापांतर वर्ष भर कहें तो एक समान या सम पाया जाता है वहां की जलवायु। जबकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां ताप में काफी अंतर होता है। मीन्स स्थल जो भाग होता है वो जल्द गर्म होता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है। इससे हमारे उत्तर भारत में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो दिल्ली वगैरह उसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फ वगैरह की बिक्री बहुत अधिक हो जाती है। खूब लोग बर्फ का आनंद लेते हैं, खरीद के खाते हैं। और सर्दियों में यहाँ सर्दी अत्यधिक पड़ती है जिसके कारण वहाँ पर ऊनी वस्त्रों की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और लोग अपने को ढकने के लिए या सर्दी से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। वैसा दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सालों भर एक समान तापमान रहता है। यह समुद्र की उपस्थिति के कारण है। और इधर हम देखते हैं कि बालू का साम्राज्य है राजस्थान वगैरह में, तो बालू जल्द गर्म हो जाता है, जल्द तपता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है, जबकि जल ऐसा नहीं होता है। जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। और अल नीनो है और ला नीनो है। तो अल नीनो क्या है? एक तरह की यह गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर के तटों से उत्पन्न होता है। और ये हवाएं चूंकि गर्म होती हैं तो इससे तापमान 5 से 10 डिग्री ये बढ़ा देती हैं और इससे बारिश नहीं होता है। 1987 में भारत में सूखा पड़ा था इस अल नीनो के ही कारण। फिर दूसरा है ला नीनो, एक प्रकार की ठंडी जलधारा है जिससे काफी वर्षा होती है। ये भी पेरू के तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है और आगे बढ़कर भारत में भी ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में या कहें दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बारिश कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह हम लोगों ने जलवायु के अंतर्गत जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का
एक एक करके अध्ययन किया। जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं उसको आप लोग ध्यान से देख ले। अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब और पौने, फिर उसके बाद स्थल और जल का वितरण। उसके साथ साथ हम लोग जेड धाराएं भी जाने, अल नीनो जाने और ला नीनो जाने। इस तरह आज इतना ही, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। शुभ दिन, धन्यवाद।